जब मेरे सूबे की मेरे वतन की बात आएगी तो यही बच्चे खड़े होकर जीएसएन का नारा लगाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है, आप सूबों से मांगे तांगे पर चल रहे हैं वफाक, और आप कह रहे हैं कराची में चलेंगे। ये कराची सिंध के 6 करोड़ लोगों का शहर है भाई। IMF का ही बजट है, बदकिस्मती है इस मुल्क की। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है, ये FBR की नाअहली है जो सूबे भर रहे हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा टैक्स चोर ताजिर है। नाम चेंज करे, डेवलपमेंट लेवी रख दिया है और लेवी सारी फेडरल गवर्नमेंट ले जाती है। इधर सिर्फ सियासतदान चोर नहीं है, सर गालियां सारा दिन सियासतदान को देते हैं ये मीडिया में लोग। कोई ऐसा एक इदारा भी नहीं है जो किसी को अकाउंटेबल करे। चारा भुट्टो बनेगी तो कहेंगे नहीं जी चारा भुट्टो क्यों बनाई आपने, ये आपने डिफेंस वालों के लिए बनाई है। एक स्टेटमेंट चाहिए फील्ड मार्शल साहब की, सब सीधे हो जाएंगे। ये टैंकर माफिया ना हो तो कराची में पानी का क्राइसिस 80% हो जाए। जहाँ पर 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट का मार्जिन हो, उधर फार्म 45 वाले 47 वाले आ जाते हैं। आपको किसने कहा भाई कि आप ये कैंपेन चलाएं सारी 28वीं तरमीम की? किसके कहने में चले आप? ये आप नहीं कह सकते ये मेरा शहर है तुम्हारा नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। पाकिस्तान में 40,000 मेगावाट में से 8-10 हज़ार मेगावाट हमारे ताजिर बरादरी रात को उड़ा देती है। हेल्थ के सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स और जो इलाज हमारे पास फ्री में इस वक्त हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। बेनज़ीर साहबा वापस आई थी तो एक तब्दील शुदा बेनज़ीर साहबा थी। पानी की इस वक्त सख्त कमी है ना, सिंध की ज़रई ज़मीनें सूखी हुई हैं। जिस तरीके से सियासत के दाव पे चढ़ा रहा था, जिस तरीके से वो दूर नज़ीर के साथ काम करता है, उसका मुकाबिल कोई नहीं। ज़ाती हैसियत में बशीर कुरैशी जो था बहुत ही शानदार इंसान था। साइंस जेम्स सैयद का जो विजन था, स्पीच ही पढ़ लें आपको लगेगा क्या यार केस पाकिस्तान का बिल्ड किया है। उस वक्त लोग इमरान खान के पीछे नहीं गए थे, लोग तब्दीली के पीछे गए थे। वो सब सिंध में कोई कौम पर जमातों का मुस्तकबिल देख रहे हैं। दिल्ली यूपी से लेके आए थे कराची। आप जब किसी बड़े घर में आग लगती है तो थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती है, वरना फिर तो ये खामोशी की खामोशी। 2 बोतारों को एक SHO घर पे भेज के कराची के बंगले से कमरे से गले से पकड़ के बाहर लेके आए, 2 सिपाही साथ हों और इसी तरीके से उठा के फेंके मोबाइल के पीछे, उसकी वीडियो बने और वीडियो सोशल मीडिया पे चले। अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमीद सुमरो, और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ज़ाती तौर पर उनकी सलाहियतों से, उनके काम से, उनके जो कहता हूं कि मेरे जो सीनियर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं मुतासिर हूं ज़िंदगी में, ये भी उनमें से एक हैं। और मैं तो इनको एक मिसाली किरदार समझता हूँ और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सब कुछ एक दिन नहीं बनता, शख्सियतें सालों से बनती हैं। सालों का तजुर्बा, स्टडी, किताबों का मुतालिया और मुआशी समाजी मसाइल का बखूर जायज़ा लेना, उसके बाद जाके कोई शख्सियत बनती है। और आज वही शख्सियत एक हमारे साथ मौजूद है और मैं फ़ख्री अंदाज़ में कहता हूँ कि ये हमारे उस्तादों में से हैं। जी हाँ, सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी के हमारे नामवर सहाफ़ी जनाब मोहसिन बब्बर साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ साया पॉडकास्ट में। और आज आपको बुलाने का मकसद जो है वो मुझे एक आपका चेहरा दिखाना भी था, क्योंकि आप जैसे चेहरे जो हैं वो एक मिसाली भी होते हैं। और मैं आपकी बातों से और आपकी गुफ्तगू से उन लोगों के मुंह भी बंद करना चाहता हूं जो कहते हैं कि सिंध के लोग जो है वो सही तरह से चीज़ों को नहीं समझते, ना उनको तारीख़ का पता है, ना उनको अदब का पता है, ना उनको मुआशी मामलात का पता है, ना उनको हिस्ट्री का पता है। मतलब इस तरह की गलत किस्म की प्रोपेगेंडा की जाती है, जो यकीनन आजकल जो है ना सोशल मीडिया फिर उसको हाइप देता है, फिर ये चीज़ें जो हैं गलत फहमियों की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उन गलत फहमियों को दूर करते हुए अपनी नई नस्ल को, ख़ास तौर पे जेनज़ीज़ को जो है वो आगे लेके चलें। तो सबसे पहले तो मोहसिन बब्बर, मुख्तसरन मैं तो जानता हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो मोहसिन बब्बर को नहीं जानते, टीवी पे देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपका ताल्लुक़, आपकी तालीम, आपकी तरबियत सहाफ़त में कैसे आना हुआ? जी बहुत शुक्रिया अमित के आपके इस पॉडकास्ट में आपने मौका दिया है। मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ। आज भी इतना अर्सा गुजरने के बावजूद भी ख़ुद को सहाफ़ी और रिपोर्टर कहलवाना फ़ख्र महसूस करता हूँ, बजाय इसके कोई मुझे जब कहते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार, एंकर और पता नहीं क्या क्या, वो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस। ये होते हैं
ये बेसिकली ओहदे हैं, इसलिए सिर्फ अगर रिपोर्टर मेरे लिए हो और सहाफ़ी तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। क्या बात। यही काम है हमारा एज ए सहाफ़ी, एज ए रिपोर्टर, यही काम है, यही करना है, रिपोर्ट करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है। उसमें रिपोर्टिंग में किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता। हाँ। फिर वो तज्जिया निगार बाज़ बार कनी मारता है कि इसके लाइन कभी लेगा, कभी उसकी लाइन लेगा। तो एक तज्जिया वो होना चाहिए, आप इन्फॉर्म कर दें। मेरा रिपोर्टिंग का सफ़र, मैंने अपनी शुरुआत काम की एक छोटी सी तहसील से की थी अपने काम की। पैदाइश मेरी कराची की है। उसके बाद वालिद साहब क्योंकि सरकारी मुलाजिम थे तो मुख्तलिफ़ शहरों में रहते रहे, लेकिन ज़्यादातर अरसा हमने हैदराबाद में गुजारा। फिर तालीम ज़्यादातर हैदराबाद से हासिल की। फिर गुज़श्ता 27-28 साल से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। इस्लामाबाद शिफ्ट, और फिर वहीं इस्लामाबाद में ही बाकी अपने कैरियर, अपना ज़िंदगी, अपना काम काज, अपने बच्चे वहीं पढ़े, ज़्यादातर सब कुछ उधर ही हुआ। आजकल कराची में हूँ, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम कर रहा हूँ। अर्ज़ ये है कि यही छोटा सा एक सफ़र है, 38 साल हो गए हैं सहाफ़त में। और बहुत अर्सा है। एक रिपोर्टर से शुरू किया और भी अल्लाह का शुक्र एक रिपोर्टर ही हूँ। नहीं सर, आप डायरेक्टर न्यूज़ और मतलब बहुत सारे मैंने अर्ज़ किया कि सारे होते हैं, लेकिन खैर ये आपकी पॉडकास्ट का टाइम मुझ पे कम ज़ाया ना होना चाहिए, लोगों पे ज़्यादा होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा पता चले, उनके लिए बात कर रहे हैं। आपके जो नाजरीन हैं, आपके जो सामीन हैं, उनके लिए हम चीज़ें रखेंगे आज आपके प्रोग्राम में। तो बस ये छोटा सा सफ़र है, स्ट्रगल है बहुत बड़ी, बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारे इदारे हैं। मुझे थोड़ा सा एजाज़ ये हासिल रहा है कि मैंने सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों में सहाफ़त की, तीनों में काम किया। बिल्कुल। मुझे ये भी एजाज़ हासिल रहा है कि मैंने रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया तीनों पे काम किया। सोशल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया भरपूर चौथा जो पिलर हमारा कम्युनिकेशन और मीडिया का है, वो अब सोशल मीडिया आ गया। तो चारों पर मैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए सहाफ़ी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत कम लोगों ने रेडियो पे काम किया होगा, बहुत ही कम लोगों ने प्रिंट मीडिया पे भी तीनों, उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी, इंग्लिश, तीनों में उसी तरीके से मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया और बहुत सारे बड़े नामों के साथ, बड़े सीनियर लोगों के साथ काम किया। और आज बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी काम, जहाँ भी काम हो, अच्छा हो, लोगों के लिए हो। और वही मरकज़ है मेरा मरकज़, मेरा महवर वही लोग हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, बजट पेश हो गया है। बजट को, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी बड़ी ग्रिप है और चीज़ों को जिस अंदाज से आप देखते हैं, हम और शायद आम आदमी उस नज़र से ना देख सके। तो इस बजट को आप किस तरह समराइज़ करेंगे? कैसा बजट पेश हुआ है वफाकी? देखिए, वफाकी हमीद साहब, जो ये बजट है, ये बजटों जैसा ही है। पाकिस्तान में ये उम्मीद रखना कि जो हमारे बजट हैं ये कोई लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ये नहीं देंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, एलीट कैप्चर का हिस्सा है। सही। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उमरा की इकॉनमी है। यहाँ पर जो उमरा है, उमरा वो जो पॉलिसी में भी हैं, वो जो हुक्मरान भी हैं, वो तो हर शोबे में हैं। ये उनकी इकॉनमी है, खुद नहीं है तो उनके लोग बैठे हुए हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं। तो ये इनकी इकॉनमी उनकी है, ये अभी से नहीं है। ये कोई इस हुकूमत का कसूर नहीं है, कोई ये हमारे फील्ड मार्शल साहब का कसूर नहीं है, वो उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। ये हमारे पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, वो उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। ये नून लीग का सिर्फ कसूर नहीं है, वो उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। इनसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एलीट कैप्चर है जो इस मुल्क में, वो उसको पकड़े बैठे। वो बजटों में जितने भी बजट आते हैं सालाना फेडरल, उसमें वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आने देंगे जो उनके मुफादात के ख़िलाफ़ हो या उनके मुनाफे में कमी लाती हो। सिंपल आप बात समझे। इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अपना बजट में अगर नज़र आया तो आप देखें वो एक उधम मचा देते हैं। फ़लाँ एसोसिएशन बड़े बड़े अखबारात में इश्तिहार आता है। आपने देखा कि जी हमारे एसोसिएशन के ये मसले हैं, ये हो गया, हमारी फैक्ट्रियों को ये हो गया। फ़लाँ एसोसिएशन, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अपने कभी भी मुफाद को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और इन्हीं के लोग, इनके मालिकान कौन है? अच्छा, बजट पेश होते वक्त अब आप ये कह सकते हैं कि ये IMF ने बना के दिया है? IMF ने ही बना के दिया है, ये IMF ने ही बना के दिया है। और ये IMF का ही बजट है। बदकिस्मती है इस मुल्क की। हमारे यहाँ जितने भी इकोनॉमिस्ट वज़ीर ख़जाना आए हैं, वो ज़्यादातर आप देखें IMF और बाकी इदारों की तरफ से आए हुए होते हैं। पॉलिटिकल लोगों के जो वज़ीर ख़जाना है वो बहुत कम है। आप अंदाज़ा लगा के देख लें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, अगर इनके वज़ीर ख़जाना आएंगे तो कुछ न कुछ अपने वोटर का सोचेंगे, चाहे उनका मुफाद है। उनका मुफाद ये है
कि हम अपने वोटर को फ़ायदा दें, हम अपने लोगों को फ़ायदा दें, उनका मफाद होता ही है, चाहे कितने ही करप्ट हों, चाहे उनका कितने सिस्टम, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं यार लौट के इन्हीं के पास जाना है। तो उनसे लौट के नहीं के लेकिन आपने देखा कि उनके वज़ीर ख़जाना होते नहीं हैं, बहुत ही कम, बहुत अब रेशो निकालेंगे 78 सालों में तो इनके वज़ीर ख़जाना कम होते हैं, बाकी कम होते हैं। तो उस मामले में उम्मीद करना कि ये कोई IMF का बजट नहीं, कोई लोगों का होगा, तो ये उम्मीद ही ना रखें। इसी स्पेस में ये हुक्मरान हमारे लोगों के लिए कुछ जितना भी कर सकते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है, उनकी फ़र्ज़ है उनका वैसे, लेकिन उनसे निकलना मेरा। आप देखें ना बजट की, आप हालत देखें, मुझे बताएं ये ऐसे बजट होता है कि आपका एक बड़ा हिस्सा लग रहा है कर्ज़ों की वापसी में। हम लोग तो इस वक्त IMFों और जंगों से नहीं निकल पाए हैं। हमारे बजट जो होते हैं, जितने भी आप उठा के देख लें, वो इवेंट बेस्ड बजट हैं। कोई अपना सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, जी वो मसला हो गया, कोई जंग लग गई, दोनों फ्रंट पे हमारी जंग चले हमारी जंगें भी छोड़ दें, हम लोग चलें किसी तरीके से, पड़ोस की जंगें भी हमारे गले में हैं। हाँ ठीक है सर। तो हमारे बजट तो इसी के बेस पर बनते रहे हैं, कोई न कोई बहाना इन्हीं के बजटों का हमारे बेस पे आता रहा है और उनको हम लोग टैकल करते रहे हैं। फिर हमारे आर्मी भी उसी में लगी हुई है, हमारे हुकूमतें भी उसी में लगी हुई हैं, हमारी सूबाई हुकूमतें उसी। तो ये एक ओवरऑल बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसको हालात ऐसे मिलते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं, कर नहीं पाते। मगर फिर भी ये जो पॉलिटिकल हुकूमतें, जो भी जमहूरी हुकूमतें हैं, ये कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं। IMF का मामला है, इस बजट में भी ऐसा ही हुआ है। IMF का सख्त तरीन बजट चल रहा है, ये पिछले 2-3 बजट हैं, IMF के सख्त तरीन बजट हैं। इसमें से आप देखें, आप इस दफ़ा कोशिश उन्होंने की है कि जो मिडिल क्लास और इलीट कैप्चर है, उसको कम से कम अगर नुकसान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं दे रहे। ये चीज़ थोड़ा सा इस दफ़ा ये नज़र आ रही है। चलें उनको सुपर टैक्स में जो टैक्स है, उनको सुपर टैक्स में 5% उन्होंने दे दिया है। उसके बाद जो बाकी मिडिल क्लास है, उसको कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया तो भाई तुम्हें 15-20 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 15-20 हज़ार। तो कुछ ना कुछ जो पेट्रोल बढ़ा है कम से कम, और जो बिजली के बिल बढ़े हैं तुम वो दे सकते हो, थोड़ा सा रिलीफ, हल्का फुल्का रिलीफ है। उसके बाद हमारे लोअर क्लास है, उसके लिए भी कोई सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं किया गया, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आम आदमी का है वो सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स कैसे है? फ़लाँ चीज़ खरीद की, पेस्ट खरीद किया, फ़लाँ चीज़ खरीद की, ऑयल ख़रीद किया, ये उनकी ज़िंदगी की ये चीज़ है ना, उस पर आपने देखा कि कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाई गई। तो इसका मकसद है उनको उधर रखा गया है। और दूसरा आदमी जो गरीब आदमी को और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा हिट करता है वो है फ्यूल, पेट्रोल में इस वक्त 119 रुपये IMF के कहने पर फ़ी लीटर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रहे हैं। ये जब तक पेट्रोल की कीमत इस वक्त 370-71 रुपये है, ये जब तक 270 पे नहीं आएगी, 250 पे नहीं आएगी, इसको रिलीफ नहीं कहेंगे। आपको मैं एक इंडिकेटर आपके नाज़रीन को भी दे दूँ, अगर हमारा पेट्रोल जिस दिन 200 रुपये पे पहुँच गया तो आप ये समझें कि ये 200 रुपये का मकसद है कि कोई आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ है। आप बड़े बड़े नंबर्स में ना जाइए, बजट की तकरीरों में ये आप देखेंगे, टीवी टॉक शोज़ में, ये अखबारों में ये बड़े बड़े फिगर्स देते हैं। GDP ग्रोथ इधर चली गई, वो फलां ये हो गया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग। जी, वो गरीब किस्म की बातें होती हैं जो आम आदमी के ऊपर से गुजर जाती है। आम आदमी क्या इसमें काम है? GDP का क्या पता उसको, बेचारे को क्या पता? उसको सीधा आप बताएं कि भाई साहब आपका पेट्रोल 200 हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका बिजली का बिल जो इस वक्त 60-70 रुपये चल रहा है वो 30 पे आया है कि नहीं आया, आपकी गैस जो इस वक्त 2000 रुपये है वो 500 पे आई है कि नहीं है। सीधी सी इसको बात बताओ। मैं साबुन लेने जा रहा हूँ, मेरा साबुन 50 रुपये का मिलता था, अभी 30 का हुआ है कि नहीं हुआ है? उनको सीधी बातें ये बताओ। वो बेचारे बजट को देख रहे होते हैं बैठ के, वज़ीर ख़जाना साहब तकरीर कर रहे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे होते हैं। GDP ग्रोथ ये हो गई, वो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ सुनना चाह रहे होते हैं, वो भी पता नहीं उनकी, वो गुजर जाता है, अगला भूल जाता है, पता नहीं चलता। मुझे आप बताएं, कल आपने जब से बजट ये पेश हुआ है, उसमें मुझे काफ़ी लोग मिले, उनका एक सवाल था, सर वो तनख्वाह बढ़ाइए कि नहीं बढ़ाइए? सरकारी मुलाजिम खास तौर पे, सरकारी खास तौर पे। और आपको फ़ोन भी आए होंगे, मुझे पेंशनर जो है, बाबा तनख्वाह कितनी बड़ी, पेंशन कितनी बड़ी, बस। वो 1.5 घंटे की तकरीर थी वज़ीर ख़जाना साहब की, सब वज़ीर ख़जाना के हाल है। हम लोग पहले बजट पे किसी ज़माने में खुश हुआ करते थे, बजट आ रहा है यार, इसमें कोई रिलीफ होगा, कोई चीज़ हुआ। अब तो हर महीने बजट, 15 दिन बाद बजट। तो सर अमीर साहब, अब बजट से खौफ आने लगा है यार, खुदा करे ये बजट ना आए, पता नहीं इसमें लोग क्या करने जा रहे हैं। उसमें फिर एक चीज़ रह जाती है आके कि आप बाकी चीज़ें छोड़ें, बताएंगे तनख्वाह कितनी बड़ी है। मेरी वाइफ सरकारी मुलाजिम हैं, वो मुझे बार बार फ़ोन करती रही कल,
उसने कहा तनख्वाह क्या हो? मैंने कहा अभी चल रहा है भाई, वो आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं तनख्वाह का बताएं आपने। मैंने कहा वो कुछ बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो उनका और मैंने कहा जी वो टैक्स में कमी हो गई। कहते वो पता नहीं मुझे आप बताएं तनख्वाह कितनी बढ़ रही है। तो ये बजट की चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट आम लोगों तक पहुंचना ये अवामी हुकूमतें ही, जमहूरी हुकूमतें ही कर सकती हैं। क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई शक नहीं है। मुझे पता है उन्होंने आवाम के पास वापस जाना है कभी नहीं, कभी वोट लेने जाना है उन्होंने नहीं, वो किसी बैंक में चले जाएंगे, किसी बैंक में चले जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, किसी के साथ उनका राब्ता है, कोई उनसे पूछने वाला है। वो जिनके मुलाजिम है उन्हीं का काम कर रहे होंगे, ऐसा ही होता है। तो ये पाकिस्तान में बजटों से उम्मीदें लगाना, हाँ, ये कोई बहुत जो है उम्मीद अफजा बात नहीं है कि उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं हम लोग और हम कहें कि जी ये लोग ही अपना बजट बनाएंगे, लोग छोड़ दें। जो चीज़ अब मिल गई उसमें क्या है, ये है सारी बजट की कहानी। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, कर्जा लेके हमने गुजारा करना है। हमारा फेडरल गवर्नमेंट का बजट, जो फेडरल गवर्नमेंट अब और सुकड़ती जा रही है। समराइज अगर हम करें तो यही कह सकते हैं कि मकरूज लोगों का क्या बजट होता है। मकरूज लोगों का क्या बजट? मेरे ऊपर 3,000 रुपये का 10,000 रुपये का महीने में कर्जा है। हाँ। मैंने दुकान वाले के पैसे देने, दूध वाले के देने, मैंने लॉन्ड्री वाले के देने, या जिसके भी देने। अगले दिन वो 3500 रुपये हो जाएगा तो मैं कर्ज में और चला जाऊंगा, फर्क तो मुझे कोई नहीं पड़ने वाला। कोई नहीं पड़ने मेरा कर्ज 3,000 से अगर 2,000 हो जाता है तो भी मैं खुश हो जाऊँ। हाँ, सही बात है कि यार ये 3,000 रुपये अब मेरा 2,000 हो गया, तो मैं कुछ, ये उम्मीद मैं कहाँ से लेके आऊँ? सही, ये है बजट की कहानी सारी। अच्छा मोहसिन साहब, इस बजट में सूबों का हिस्सा भी कम किया गया, कटौती की गई है, तो ये क्या मामला है? देखिए ये हमेशा बड़ी ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। बजट में जितना टैक्स हम इकट्ठा पाकिस्तान से करते हैं वो है, करेंगे अगले साल। इस दफ़ा तो हमने 12,000 किया है, ये 13,000 किया है, 13,000 की 12,900 कुछ। अगले साल हम 15,264 अरब रुपए लेंगे हम टैक्सेस की सूरत में। ये हमने एस्टीमेट लगाए हैं। हाँ, तखमीना ये है। इसमें से 57.5% सूबों को मिलना चाहिए, वो है 8,864 अरब रुपए। सही, कागज़ों में इन्होंने दिखा दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी कागज़ों में इन्होंने दिखाया है कि हम इसमें से 1,800 अरब रुपए आपसे वापस ले लेंगे। अच्छा, जी हाँ, इसी कागज़ों में उन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा एक और जो डंडी मारी गई है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो लगती है 119 रुपये, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, 116 रुपये, 119 रुपये, उसके 1,700 अरब रुपए, वो उसमें से 950 अरब रुपए सूबों को देने थे, वो नहीं देते। वो जीएसटी, पहले इसका नाम पहले जीएसटी था, इन्होंने इसका नाम चेंज कर डेवलपमेंट लेवी रख दिया है और लेवी सारी फेडरल गवर्नमेंट ले जाती है। तो सूबों के 900 अरब ये भी ले गए, तो 900 और 1,800 अरब आपके हो गए 2,700 अरब। तो 8,864 में से आप 2,700 अरब निकाल लें अगर, तो सूबों का हिस्सा बनता है 39%। 39%। आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है 57.5%। 57%। लेकिन इन्होंने देना है दे रहे हैं 39%। इसका मकसद है ये आइन की खिलाफ वर्जी तो वैसे ही होगी, सीधे नाम जो भी दे दें उस तरीके से निकाल लें, उस तरीके से निकाल लें और वो वापस सूबों से ले लिया जी हम, हमारे पास बड़ी तकलीफ है। एक बात जो फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबों के साहिबान भी करते हैं, वो जी देखें हमें डिफेंस के लिए ज़रूरत है, बिल्कुल डिफेंस के लिए देने चाहिए। पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, बिल्कुल, हाँ, इंडिया के साथ चारों तरफ हम गिरे हुए हैं, उसके लिए हमसे हमारे डिफेंस ने मांगे 500 अरब रुपये एक्स्ट्रा। 2,500 रुपये पहले थे, इस मरतबा 3,000 कर दिए। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह, सुबह निकालें, थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिफेंस में डालें, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। आपने 500 अरब उठा के दे दिए, कर दें आप, इसको आइन में भी तब्दील करनी होती तो आप कर देते, इसमें कोई मसला नहीं था, दे दिया आपने। 500 अरब ले लेना आप 2,700 अरब क्यों ले रहे हैं? बाकी जितने भी 2,200 अरब हैं ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है, ये FBR की नाअहली है जो सूबे भर रहे हैं, सूबे के अवाम भर रहे हैं। अच्छा, रिकवरियाँ नहीं कर पाते, करप्शन अलग हैं, उनके और मसाइल हैं, टैक्स नेट बढ़ा नहीं पाते, ताजर तबके से पैसे नहीं ले पाते। इस मुल्क में सबसे बड़ा टैक्स चोर ताजर है। मैं आपके प्रोग्राम में आज कह रहा हूँ, जो भी ना को मेरा सियासी मकसद नहीं, सही कह रहे हैं आप। ताजर जितनी चोरी करता है इस मुल्क में टैक्स में, अभी उन्होंने कितना, हुकूमत ने कहा है हम आपसे 25,000 रुपये साल का लेंगे, हम आपसे 25,000 रुपये साल का फिक्स टैक्स उन्होंने लिया है कि हम आपसे लेंगे। ये लोग वो देने को तैयार नहीं है, आप ले जाएं आपकी जो मार्केट में जहाँ पर ये बना हुआ है, ये आपका स्टूडियोज, आप इस मार्केट में चले जाएं। अब इन लोगों से 10 लोगों से सर्वे कर लें, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लगेंगे। सर कितना देते हैं साल में टैक्स? नहीं देते।
और सेल देखें इनकी, नेट में ही नहीं है, टेक नेट में ही नहीं है, नेट में तो नहीं, सर इनके 100 रुपया भी नहीं देते और इनके भाई। दुकान पे खड़े हो जाएं तो आपका नंबर भी 5वां आएगा जब हाँ, आपका जब इतना सामने- रश होता है। इतना रश होता है। तो उनकी सेल देखें, आप टैक्स देने को तैयार नहीं है, इनकम टैक्स आपसे मांग रहे हैं, आप सेल्स टैक्स देने को तैयार नहीं है, आप टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। पेट्रोल बढ़ जाता है तो हर आदमी को कहते हैं जी देखिए महंगाई हो गई, आपसे तो हम 20 जुल्म हो रुपये गया, ज़्यादा हाँ, जुल्म हो गया। देखें भैया आपने बल्कि कौन सा चीज महंगी कर देते हैं, अपने दुकान की चीजें इतनी महंगी कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि सोलर के साथ क्या हुआ। सोलर के ऊपर 10% ये लोग टैक्स ले रहे थे, जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया कि जी हम इस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसको 18 करने जा रहे हैं, इन्होंने सोलर की प्लेटें छुपा दी, रेट बढ़ा दिए, रेट वो बढ़ा दिए। जो सोलर की प्लेट उन्होंने 18,000 20,000 की ली हुई थी वो 30-32,000 में बेच रहे थे। ये बजट से पहले की बात कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट से पहले, और छुपा अलग से दिए। अब जब उन्होंने कहा जी कि नहीं हम टैक्स पे इस पर टैक्स नहीं लगा रहे, यही लगाएंगे, तो कितने 32,000 रुपये, अभी भी 30-32,000 रुपये की मिल रही है। जो माल पड़ा हुआ था गोदामों में वो निकाला है अभी, तो अभी वही 28-30,000 रुपये प्रॉफिट वही लेंगे। अंदाज़ा लगाएं अगर इसके ऊपर 8% और लग जाता तो यही प्लेट 35,000 रुपये की आपको मिलती। 35,000 रुपये की। तो एक प्लेट के ऊपर इन्होंने 80% और 100% मुनाफा कमाना था जिन्होंने माल रखा हुआ था। फिर इनसे बोलेंगे चले भाई आपने 100% कमा लिया, 80% कोई रोकने वाला नहीं है, रेगुलेटरी सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में। उनसे बोले बोले 80% में से यार 10% टैक्स तो दे दो गवर्नमेंट को, वो भी घूम के हमारे पास आ जाएगा किसी न किसी रिलीफ की सूरत में। कहते नहीं हमने तो कमाई नहीं है, हमारा तो नुकसान हो गया। हालांकि वो एक दुकान का किराया 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए किराया होता है सिर्फ। ये सर है ये है एक सेक्टर और ये है एक सेक्टर। मैं आपको ऐसे, आप इसको छोड़ दें, बड़ा शहर छोड़ दें सर, मैं चलता हूँ आपके साथ आपके बाड्रा में मैं छोटा सा शहर है, मुझे उधर लेके चले, मैं आपके साथ सारा बाड्रा का बाज़ार घूमता हूँ। छोटे नहीं बड़े दुकानदारों के साथ बात करते हैं, वो चाहे किसी भी किस्म का कारोबार करते हों, उनसे पूछें भाई साहब टैक्स कितना देते हैं आप। सही काते सही मरी विया सी टैक्स लॻी वियो, महंगाई थी वई, तबाही थी वई, सही ज़ुल्म थी वियो, किराया वधी विया आहिनि, ट्रांसपोर्ट वधी विया आहिनि, करे वञूं। इहो रुगो तव्हांजे हिकिड़े बाड्रा शहर जो किस्सो आहे साईं। सारे मुल्क के छोटे छोटे शहरों में जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए साल का, उनका आप लिविंग स्टैंडर्ड देखा है आपने सर उनका? ये बड़े बड़े होलसेलर, छोटे शहरों के बड़े दुकानदार, बड़े होलसेलर, इनका माशाल्लाह से लिविंग स्टैंडर्ड देखें आप। हर साल गाड़ी का मॉडल बदलते हैं, शादियां करते हैं, चलो माशाल्लाह शादियां तो और भी करें, लेकिन गाड़ियां, जायदादें, बंगले, प्लाजे, फार्म हाउस, ज़मीनें सब इनकी निकलेंगी सर। इधर सिर्फ सियासतदान चोर नहीं है सर, गालियां सारा दिन सियासतदान को देते हैं ये मीडिया में लोग। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में गालियां सिर्फ सियासतदान को पड़ती है, बाकी स्टेक होल्डरों को इधर कोई कुछ नहीं कहता। कोई कुछ नहीं कहता। ये रवैये हमारे कब चेंज होंगे मोहसिन साहब? क्योंकि वाकई हम तो मुल्क की टोटल तमाम, अब मुझे कोई मिसाल देता है कि सियासतदान करप्ट बिल्कुल होंगे, मैं कोई किसी का मैं दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताएं कि डीएशए में कितने हज़ार बंगले होंगे, क्लिफ्टन में कितने बड़े बड़े हाउसेज हैं, क्या ये सब सियासतदानों के हैं? बाकी शोबा जाते ज़िंदगी जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, जिनके औलादें भी पता नहीं, उनको इतना भी नहीं पता कि हमारी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, कितना प्रॉफिट है, तो वो सब लोग ना तो टैक्स नेट में आते हैं सही तरह से, ना किसी और उसमें आते हैं। और जो आपने बात की मोहसिन साहब, जैसे दुकानदार इनकारी है या कोई और है, कोई ऐसा एक इदारा भी नहीं है जो किसी को अकाउंटेबल करे, जिससे पूछे। FBR है ना सर अमित साहब, FBR का काम है ना ये इन सबको, भाई आप कैसे इधर रह रहे थे, 1000 गज का बंगला करते क्या हैं आप? सर कुछ भी नहीं करें FBR, छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपल इस मुल्क में सिंपल। चोरों को कैसे पकड़ें? सर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसा टूल है, आप 15 मिनट के अंदर एक आपने क्लिक मारना है कंप्यूटर के ऊपर, आपको चोर और साध का पता चल जाएगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं। अच्छा जी, वो कैसे? शनाख्ती कार्ड का नंबर। नादरा में आपका और FBR में ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं, सब चीज़ें बताई गई हैं, सब चीज़ें बताई गई। जब नादरा 2001 में शायद कंप्यूटराइज हो रहा था शनाख्ती कार्ड वगैरह, तो सब ने पूरी तफसीलात अपने दिए थे। अभी इससे ज़्यादा तफसीलात हैं। कौन एयर ट्रेवल करता है, कौन बैंक से कितने पैसे निकलवाता है, किसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, किसकी जायदाद किसके नाम है, गाड़ियाँ किसके नाम हैं,
बाकी ट्रांजैक्शन क्या होती हैं सब कुछ शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है। अब एक क्लिक लगाएं, मुझे बताएं, सरकारी महकमा के क्लर्क जो कि 7-8 ग्रेड का है वो अरबपति है। उसके लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा बिजली का बिल, गैस का बिल, वो आप लगाएं, आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी सर। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में इस मुल्क में कच्चा चिट्टा खुल जाएगा कि कौन क्या क्या करता है। उसमें से आपको अगर ज़्यादातर सियासतदान अगर चोर निकल के आते हैं, मुझे सबसे पहले आके पकड़िएगा, यार आपने झूठ बोला, आप तो कह रहे थे सियासतदान नहीं है। वो तो मासूम लगेंगे, फिर मासूम लगेंगे सर। ये और बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। अब मैं किस किस का नाम लूँ? वो नाला खड़ा मकेड़ा नाराज सिंधो को हर को नाराज सिंधो नाला खड़ी बता सकूं, नाला खड़ी आकाश जो मशहूर शेर है। हाँ। ये वो सब लोग हैं जो इस मुल्क में टैक्स चोरी करते हैं, वो सब लोग हैं जो टैक्स छुपाते हैं, अपनी जायदादें छुपाते हैं, कभी किसी मुलाजिम के नाम, कभी किसी फ्रंट लाइनर के नाम, सब ने किया, किसी रिश्तेदार के नाम। मुझे बताएं, ये चले जो इनकम टैक्स की बात, मैं ज़राअत पर वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा है, हमारे पास नहीं हो रहा है। ज़राई इनकम टैक्स, आप और हम उस इलाके के हैं जहाँ पर आपको पता नहीं कि जिसकी ज़मीन 2000 एकड़ है उससे पूछेंगे वो टैक्स नहीं देता होगा। यार 2000 एकड़ वाला एक साल में को 4-5 करोड़ कम से कम भी तो उसकी इनकम होती होगी, आराम से होगी। और फसल नहीं हुआ तो भी 1 करोड़ कमाता होगा। उसे पूछे भाई साहब 1 करोड़ पे कितना टैक्स है? बाकी चीज़ें छोड़ दें, मैं 5-10 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा, मैं आमों की बागों की बात ही नहीं कर रहा, मैं जैतून के और केलों की, शादियों की, बच्चों की, औलादों की, बंगलों की बात ही नहीं कर रहा। एक शनाख्ती कार्ड निकालें उस साहब का, आपको इधर कराची में उसकी 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसका तो पूछें भाई किधर से आई हैं तेरे पास गाड़ियाँ, तो टैक्स 1 रुपये भी नहीं देता। आप उन ब्यूरोक्रेट से पूछें जिनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए है लेकिन उनका रहन सहन 50 स्टैंडर्ड करोड़ों का है। लेके चले आप, मैं आपके साथ चलता हूँ, चलते हैं डिफेंस और क्लिफ्टन और दूसरी जगहों पर, पता चल जाएगा सर। खासतौर पर शाम के बाद वो तो महफिलें और होती है तो अलग ही मामला है, वो तो अलग ही खर्चा है, वो तो अलग खर्चा है। एक दिन का 1-2 लाख रुपए एक आदमी खर्चा तो करता ही करता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लेके चलें, उनके नाम लें, शनाख्ती कार्ड नंबर। कोई इदारा नोटिस नहीं लेता कि यार ये बंदा ये क्या है। हमीद साहब सबको पता है, FBR को पता है, क्योंकि FBR वाले भी शाम को वहीं बैठते हैं। अच्छा, ओके। तो आप फिर उसे किससे उम्मीद लगाएंगे? तो यार वही बात है कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं कि पूरे शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। अमीर साहब किसी एक हुकूमती दौर में, मेरे ख्याल में इसाक डार साहब ही थे, इसाक डार साहब की मुझे बाकी चीज़ों में बहुत इख्तलाफ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इन ताजरों को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करते हैं, लेकिन हमेशा फेल होते हैं, हमेशा फेल होते हैं। एक कोशिश उन्होंने की एक मरतबा कि आप एक काम करेंगे, आप जो खर्चा करेंगे 50,000 से ऊपर वाला, ज़्यादा नहीं, 50 से ऊपर वाला हम मिडिल क्लास के लोग भी नहीं करते सर। 50,000 खर्चा बहुत है एक टाइम पे, तो बहुत बड़ी चीज़ खरीदो तो बात है, अदरवाइज छोटी छोटी 5,000, 2,000, 3,000, 8,000। उन्होंने कहा जो 50,000 पे ज़्यादा खर्चा करेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा, सिंपल। बस उस पर भी बड़ा शोर हुआ, नहीं होने दिया। इन्हीं हमारे ताजिर भाई तुम्हारा क्या जाता है, तुमसे कौन मांग रहा है पैसे, तुम आराम से बैठो ना। हम तो ये कह रहे हैं कि तुमसे जो चीज़ खरीदने आता है 50,000 रुपये ऊपर की, उससे शनाख्ती कार्ड नंबर रेड और डालो उसमें अंदर। अच्छा मोहसिन साहब, एक और चीज़ भी मैंने देखी, मैं भी कई ममालिक देख के आया हूँ, हर जगह जैसे सूरज निकलता है तो कारोबार ज़िंदगी शुरू होता है, सूरज गुरूब होता है तो कारोबार ज़िंदगी मफलूज ख़त्म, कोई बड़ी लाइटिंगें नहीं, वीरानी। इवन खाने पीने की चीज़ें भी वो सेल्फ सर्विस वाले स्टोर से मिलती हैं, वरना बड़े स्टोर बंद, जो अंदर के अंदर बाहर के बाहर। यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती? ताजरों को ये इनका दिन शुरू होता है 2-3 बजे के बाद दोपहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2-3 बजे शुरू होता है और रात को 12-1 बजे तक, शाम को लाइटें जलानी है, रात को 12-1-2 बजे तक बैठना है, फिर जब घर चले जाएंगे तो बाहर घर के थड़े पे बैठना है, सुबह 4 बजे 5 बजे होगी फजर की नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह फिर सो जाना है। 2-3 बजे जाना है, मुलाजिम को कहेंगे 12 बजे तूने पहुँचना है, दुकान खोलनी है, सफाई करनी है, 2 बजे मैं आऊँगा, वो लंच बॉक्स लेके, वो स्टील वाला कमाने, उसमें अचार भी होगा, उसमें रोटियां भी होंगी, बेगम बेचारी हमारी भाभी जो हैं वो पका के इनको सारा दिन देगी, जाके उधर बैठ जाएंगे और फिर खाना वाना खाएंगे। जब आप इनसे 2 बजे जाएँ इनके दुकान पे, सर ये चीज़ चाहिए, उसने कहा जी सब्र करें, खाना खाएंगे पहले। इंतज़ार करो। आप जाएँ मार्केटों में 2-3 बजे तक तो खाने चल रहे होते हैं। यार ये कल्चर आपने कहीं देखा है? कहीं नहीं देखा, मैं वही सोच रहा हूँ, कहीं नहीं देखा।
मैं सारी दुनिया से होके आया हूँ। मैंने कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ भी देखी हैं। सुबह आए भाई 9 बजे आए, शाम को दुकान पर घर चले गए, बच्चों को भी टाइम दिया, अपने फैमिली को भी टाइम दिया, घूमे फिरे भी सही, घर के खाने भी खाए, दावतें भी उड़ाएं। अच्छी बात है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में होनी चाहिए, कोई मना नहीं करता। ठीक है। सुबह को दुकान पे इसमें मसला क्या है? रात को लाइट ज़रूर खर्च कर रही है। आप 8-10 हज़ार मेगावाट, पाकिस्तान में 40,000 मेगावाट में से 8-10 हज़ार मेगावाट हमारी ताजर बरादरी रात को उड़ा देती है। हाँ, सिर्फ इस दुकान खोलने के गैर कानूनी एक्टिविटी की वजह से। अब गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर आ रही है। इस गवर्नमेंट ने, सूबाई ने भी और वफाकी ने भी, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके पर जा रहा है और उम्मीद है फील्ड मार्शल साहब इस पर एक्शन लें। और सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए फील्ड मार्शल साहब की, सब सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान का जो ताजिर है और जो भी मुखैर, जिनको मुखैर हजरत कहते हैं, फिलैंथ्रोपी जो ये लोग करते हैं दुनिया में कोई नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान पहले नंबर पर है दुनिया में मुखैर हजरात की बरादरी, और यही लोग हैं। पर जब उनसे बात करेंगे, यार आपने टैक्स नहीं दिया, यार मैंने बस वो उस दिन सैलाब में मैंने 20 लाख रुपये, मतलब मैंने भूखों को चलो खाना खिला दिया, किसी को मुख्तलिफ नामों से जो चैरिटी हो रही है उनको दे दिया, लेकिन हुकूमत को नहीं देना। यार ये किस किस्म के रवैये। और फिर शारा भुट्टो बनेगी तो कहेंगे नहीं जी, शारा भुट्टो क्यों बनाई आपने? ये आपने डिफेंस वालों के लिए बनाई है। भाई इन्हीं पैसों से बननी है शारा भुट्टो भी, जो आप देंगे टैक्स के, उन्हीं से बननी है शारा भुट्टो भी। आपके पानी का मसला, आपकी दूसरी चीज़ें, सब कुछ हुकूमत टैक्स से बनाएगी, आपके पैसों से बनाएगी। तो वो भी, उस पर आप भी चलेंगे, वो गरीब आदमी भी चलेगा। उसके लिए कुछ सोचें। ये बिजली के मामला, ये गैस के मामला, ये पानी के मामला, ये रोड रास्ते, ये स्ट्रीट लाइट सरकार से बननी है भाई, सरकार के टैक्स से बननी है। कुछ पैसे दोगे, हाँ पैसे दें सरकार से, और पूछें, 10 मरतबा पूछें, बाहर रोड पे खड़े होकर पूछें, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, MQM से, सबसे पूछें कि क्यों नहीं हमने आपको टैक्स दिया है, आपने क्यों हमारा रोड नहीं बनाया, हमारे क्यों नहीं सड़क बनाई, हमारे क्यों नहीं गली बनाई। टैक्स भी नहीं देंगे और गिबतें भी करेंगे। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, अब हम आते हैं सिंध हुकूमत। अब मुराद अली शाह साहब को 10 साल हो गए, जब 16 में आए, 26, 10 साल उनके। इन 10 सालों को आप किस नज़र से देखते हैं? उन्होंने सिंध का बहैसियत से वज़ीर आला सिंध जो है, सिंध का केस किस तरह लड़ा है, और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है 18 साल की, उसको भी इसी के साथ मिलाते हुए आप क्या राय कायम करेंगे? देखिए, ये बात आपका सवाल हमेशा बहुत अच्छा है कि 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आप देख रहे हैं मुराद अली शाह साहब की चीफ मिनिस्टरशिप को फॉर 10 ईयर्स। हाँ, उसके बाद आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के 18 साल की गवर्नेंस कैसे रही। ये बड़ी, बिल्कुल मैं समझ दो आपने गूगली मारी है मुझे, नहीं, लेकिन ये गूगली आपकी अच्छी है, लेकिन इसको मैं खेल जाऊँगा। मुराद अली शाह साहब बग़ैर किसी शक व शुबे के एक कॉम्पिटेंट आदमी है, काबिल होशियार आदमी। जिस तरीके से फाइलें वो पढ़ के आते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ें देखते हैं, बग़ैर किसी शक व शुबे के मैं कहता हूँ कि कम लोग हैं ऐसे सिंध गवर्नमेंट के और पीपल्स पार्टी के पास जो इतने पढ़े लिखे और जिनको इश्यूज़ पर इतनी गिरप है। फाइनेंस पर मुराद अली शाह साहब को गिरप है, वाटर के इश्यूज़ पर मुराद अली शाह को गिरप है, डेवलपमेंट पर और डेवलपमेंट की चीज़ों पर उनको बहुत अच्छी गिरप है। इससे कम लोग हैं, मैं शायद एक उंगली पर भी ना गिन सकूं ऐसे लोग जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में मौजूद हैं। हुआ क्या है मामला? देखें, सिंध गवर्नमेंट के 18, अब आ जाते हैं 18 साल की गवर्नेंस पर। पीपल्स पार्टी के पास मुराद अली शाह साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनका अल्टरनेटिव अभी तक नज़र नहीं आता। मेरी कोशिश हो रही है, वो ठीक है, लेकिन आप 5 साल पहले चले जाएं, मुझे बताएं क्या ऑप्शन था आपके पास। एक ऑप्शन मुझे बताएं कि एक आदमी 5 साल पहले, अगर जब बिलावल भुट्टो साहब ने उनका नाम लिया था, हम तो सब कह रहे थे यार इनके पास कोई ऑप्शन है। लेकिन मोहसिन साहब कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, अगर किसी और का नाम आ जाता है तो वो भी थोड़ा बहुत तो बन जाता है। मेरे ख्याल में अब चेंज होना ही चाहिए। अब आ जाएं, कोई जिसको भी आना है लेके आ जाएं, वो शायद नए आइडियाज़ के साथ आएगा, एक स्टेगनेंसी से हम निकल आएंगे। तो ये कोई मसला नहीं है, इसमें बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने यही गवर्नेंस का जो सिस्टम हमारे पास है, एक तो सिस्टम है जो कि कोई भी हुकूमत आ जाए वो सिस्टम चलता रहे। एक गवर्नेंस की बात है, आप किस शोबे में हाथ डालें, ये लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। कहाँ से सिफारिशें आती हैं, कहाँ से चीज़ें आती हैं, तो ये वही लोग हैं ना। मैं आपको बहुत सारे महकमों की मिसाल दे सकता हूँ, आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, आपको ज़्यादा पता है, ज़्यादा आप रिपोर्टिंग करते हैं। ये लोग उस सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल है। गो के दूसरी एक बात है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना सर,
मुझे आप हर सेक्रेटरी को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर अफसर को आप जानते हैं, कहीं ना कहीं से हम भी जानते हैं, ठीक है, जो सिंध हुकूमत में इस वक्त है। मुझे बताएं, सेक्रेटरी मिनिस्टर अगर 2 नंबरी करना चाहे और सेक्रेटरी ना करना चाहे तो मिनिस्टर कर सकता है? नहीं कर सकता, मिलकर करते हैं दोनों, मिलकर। मिनिस्टर चाहे मुझे इसमें से कमीशन दे दें या बल्कि जो भी अगर सेक्शन ऑफिसर भी थोड़ी सी अड़ी डाल देना नहीं कर सकते, तो वो दोनों नहीं कर सकते। तो भाई क्यों करता है ब्यूरोक्रेट? इसको होने क्यों देता है? कि जो भी जहाँ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है इसको ब्यूरोक्रेट अगर ना होने दे, कर ले मिनिस्टर। आपको पता है सेक्रेटरी जो है अपने मिनिस्टर को जवाबदार नहीं है कानून में। ये आम आदमी के लिए मैं समझा रहा हूँ बात। हाँ, नहीं है, सेक्रेटरी क्योंकि वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, मिनिस्टर का नहीं है। चीफ मिनिस्टर को रिपोर्टिंग है वो, चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को। ये है चेन। मिनिस्टर्स को बोला गलत काम करें, वो सर नहीं करूंगा, मेरे पास पॉलिसी नहीं आई है, मेरे पास पॉलिसी। और ऐसे सेक्रेटरी रहे हैं माजी में कुछ, अभी भी हैं बहुत अच्छे सेक्रेटरी हैं, लेकिन ज़ाहिर खुदे लाइन बेचारे वो कुछ कर नहीं सकते। सेक्रेटरीज जब तक ना चाहे मिनिस्टर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो नहीं कर सकता। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिलीवर कर सकी है 18 साल में, लग रहा है? 18 साल में मेरी नज़र में जुज़वी तौर पर डिलीवर किया है, मुकम्मल नहीं किया है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। हेल्थ के सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स और जो इलाज हमारे पास फ्री में इस वक्त हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, कराची में ख़ास तौर पे। लेकिन मोहसिन साहब, अगर आप छोटे बड़े देहातों का हाल देखें तो वहाँ नहीं, मैं प्राइमरी हेल्थ पर अलग से आता हूँ। मैं बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। बड़े हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ नहीं है। बड़े हॉस्पिटल आपके जहाँ भी हैं, अब तो देखें SIUT आपके आ गया है छोटे शहरों में, आपका NICVD और SACVD आ गए हैं। सर स्टंट डाल रहे हैं, दिल का इलाज हो रहा है बगैर 1 रुपया खर्च किए। मुझे दुनिया में दिखा देता ना, फ्री में नहीं होता दुनिया में अमेरिका में, यूरोप में इंश्योरेंस के बगैर नहीं होता है, बाकी पैसे लेते हैं वो। यस सर, सही कह रहे हैं। यहाँ पर गरीब आदमी अमीर आदमी नहीं होता, कहीं नहीं होता सर। आप गरीब आदमी चले जाए तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कोई माने या ना माने, मैं समझता हूँ, अल्लाह के शुक्र है मैं कभी जाना नहीं हुआ। बगैर किसी कदगन के ये तो मानना पड़ेगा कि KP का बंदा, बलूचिस्तान का, इवन अफगानिस्तान और पड़ोसी मुल्कों से भी लोग आते हैं और वो फ्री में करा के ऐसे गंबट है आपके और बहुत सारे हॉस्पिटल अच्छा काम करें। देखिए उसमें प्रॉब्लम है, उसमें गलतियां होंगी, उसमें सर्विस डिलीवरी के इशू होंगे, लेकिन मजबूरी तौर पर नवाजी भी होगी, सब चीज़ें होंगी। ये जो नौकरियों में रखते हैं सब चीज़ें हैं, ठेकों में करप्शन सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे यह बताएं, मरीज़ जो वहाँ जा रहा है, अमीर गरीब जो भी है, अपना शनाख्ती कार्ड देता है, उसको एंट्री करके उसका इलाज करते हैं, काफ़ी नहीं है ये हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम भी होंगे, इसमें छोटी मोटी चीज़ों के लिए एज ए होल ठीक है। ये आपके हैं बड़े हॉस्पिटल्स के चीज़ें जो कि इस वक्त सिंध में मौजूद हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। पंजाब में ऐसा नहीं है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद घर है मेरा, इस किस्म की सहूलत बहुत सारी नहीं है जैसे यहाँ पर हो रही है। अब आते हैं प्राइमरी केयर पर। प्राइमरी केयर की जो डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हैं उधर इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल उसमें इश्यूज़ हैं और बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ हैं सर्विस डिलीवरी के। रूरल हेल्थ सेंटर्स में हैं, बहुत सारी जगह पे हैं, बहुत सारे मामलात हैं। सिंध में कोई जहाँ पर बिजली नहीं होगी, मोहसिन साहब, बुनियादी चीज़ नहीं होगी, तो डॉक्टर ड्यूटी नहीं करते। इसमें गवर्नमेंट CM मुराद अली साहब क्या करें मुझे पता है। एडमिनिस्ट्रेशन सख्त करें ना, उनकी नौकरियाँ से निकालें। मुझे पता है हेल्थ की मिनिस्टर साहिबा कितने लोग निकाले हैं अभी, कितने डॉक्टर, आपको पता है पिछले साल में कितने डॉक्टर नौकरियों से फारिग हुए? सैकड़ों निकले हैं, सैकड़ों निकले थे। आपने देखा है, वो बाहर ड्यूटियां कर रहे थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन यहाँ उनका वो वीजे पे थे, ठीक है, हाँ, निकले हैं, तनख्वाह चल रही थी उनकी, तनख्वाह चल रही थी, निकाले हैं लोग, स्टाफ निकाला है, सिस्टम वहीं पर मौजूद है। उस सिस्टम को हम नहीं पकड़ पा रहे। उनसे जो पैसे लेके तनख्वाह लेके, वो बंदा तो वहीं बैठा हुआ है, जो पैसे लेके तनख्वाह लेके उनको बाहर भेजता था कि तुम जाओ उधर ड्यूटी, तुम्हारी हम ड्यूटी करवा देंगे, वो बंदा तो उधर ही बैठा है, उसको तो नहीं निकाला। डॉक्टर को उसने कहा तुम जाओ तो मैं निकाल देते हैं, चलो जी निकाल देते हैं, लेकिन वो पैसे लेके बैठा, वो किसी और को लगा देगा, फिर किसी, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। अब उसमें आपकी बात, अच्छा उसमें सियासी मामलात होते हैं। वो MNA साहब आगे, सर मेरा आदमी डॉक्टर मेरा भांजा है, मेहरबानी करते हैं उसने ड्यूटी करे, नहीं ये थोड़ा सा आप देखें। मैंने खुद देखा है वडेरों की, हमारे MNAs MPAs के पास इतवार के दिन, हफ्ते के दिन, छुट्टी के दिन लोग आते हैं, और आपको पता है उसमें आधे लोग कौन होते हैं? सर मेरी ड्यूटी ख़त्म करवा दो, तनख्वाह मिलती रहे, ये सिफारिश होती है। ये हमें फिलिप साइड ये भी देखनी चाहिए, तस्वीर का ये रुख भी देखना चाहिए। ये मेरी छुट्टी ख़त्म करवा दें, मुझे ठेका दिलवा दें, मुझे ये चीज़ करवा दें, मैंने करप्शन की, मुझे जान छोड़वा दें, वगैरह वगैरह वगैरह। वो कहते हैं जी हमारे वोटर हैं, मुझे बताएं, मैं मकसद इनको इनकार करूँ, उनको मकसद है मेरे 500 वोट गए।
ये कुर्बानी तो देनी चाहिए ये तो सियासतदान को भी। कुर्बानी देगी तो सर सीट चली जाएगी। हाँ। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे मुआशरे की भी जो जिम्मेदारी है। सीट कैसे जाएगी? वो मुंतखब तो किसी और जगह से होते हैं। नहीं देखिए, ये वोट किसी को देकर आते हैं और मुंतखब कोई होता है। ये भी थोड़ी सी मिथ है। ये थोड़ी मिथ कैसे है? ये भी थोड़ी मिथ है। ये बात ठीक कैसे होता है? वो वहाँ पर होता है जहाँ पर 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट का मार्जिन हो, उधर फार्म 45 वाले 47 वाले आ जाते हैं कि भाई 45। लेकिन जहाँ पर आपके पास मार्जिन 50,000 वोट का है और आप लोग आपके साथ हैं, मुझे करके दिखाए कोई भी धांधली। 50,000 वोट वाले के मार्जिन के साथ कोई आगे पंगा करे सीट में किसी पे, लोग पीछे पड़ जाएंगे। इतना आसान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, नहीं बनाने दे रहे। नून लीग वाले नहीं बनाने दे रहे। ये बात हकीकत है। लोगों का वोट, सर मुझे पसंद हो पीपल्स पार्टी, पसंद ना हो लोगों ने वोट दिया। मुझे पसंद हो ना पसंद हो, लोग पीटीआई को वोट कर रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा भाई साहब। आपके नून लीग के कुछ पॉकेट्स हैं पाकिस्तान में जहां नून लीग को लोग वोट करते हैं, मुस्लिम लीग के साथ उनकी वाबस्तगी है, नज़रियाती वोट पड़ता है, उसको आप नहीं रोक सकते। छोड़ दें उन लोगों को, मेहरबानी कर दें इस मुल्क के ऊपर। जो लोग चाहते हैं उनको आने दें, अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे। इमरान खान ने जो इस मुल्क में तबाही मचाई है, जिस तरीके से उसने गवर्नेंस की, 3 बजे उठ के तो वो साहब अपने दफ्तर आते थे सर, सारी रात सोते थे वो। सुबह को उठ के 3 बजे अपने दफ्तर आते थे, फिर कहते थे मैं हेलीकॉप्टर पर जाते थे। हेलीकॉप्टर पे 2 घंटे दिए सिर्फ दफ्तर को। 3 किलोमीटर था। हाँ, 50 रुपये आपके पास आ गए। ये गवर्नेंस चली। ये भी एक गवर्नेंस का मॉडल था। ये भी एक गवर्नेंस का मॉडल है। शहबाज शरीफ मुझे पसंद है नहीं हो ना हो पसंद, सुबह 7 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं। 7:15 बजे 7:30 बजे मीटिंग पहुँचे, सेक्रेटरी फाइलें पकड़ते हुए टाइयाँ सीधी करते हुए सेक्रेटरी साहब पहुँच जाते हैं। ये गवर्नेंस भी है, मॉडल है। मुराद अली शाह साहब खुद सुबह को जल्दी उठ के अपना काम करते हैं, टाइम पे पहुँचते हैं। ये सब चीज़ें एक बेहतरी की चीज़ें हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। सिंध में 1550, 1450, 1500 हॉस्पिटल्स हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके पीपीसीआई को दे दिए गए हैं। पीपीसीआई आपको मैं ले चलूँ उस जगह पर हमीद साहब, एक दूर दराज इलाका, आपको 10-15 किलोमीटर पर हामला औरत का ऑपरेट करके नहीं, उसकी डिलीवरी हो रही है ऐसी जगह पर जहाँ लाइट ही नहीं है, जहाँ पर गाड़ी ही नहीं है, लेकिन आपके 15 किलोमीटर की रेंज में आपकी डिलीवरी की सहूलत मिल जाती है और फ्री में डिलीवरी हो रही है। ये मुझे दुनिया के मुल्कों में बताएं कि ऐसे इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग हैं, 5-6 करोड़ सिंध में सर, 6 करोड़। मतलब आपकी नज़र में काफ़ी बेहतर रही है परफॉर्मेंस? काफ़ी बेहतर हुई है, अभी भी गुंजाइश है। मैं वही अमेरिका वाला जुमला है, डू मोर भाई, डू मोर। बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको गिना सकता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। 50,000 लोगों को भी इन्होंने मेरिट पर भर्ती किया है। अभी भी प्रॉब्लम है वहाँ पर, चीज़ें अच्छी हो रही है। रेवेन्यू का बेड़ा करके उसको ठीक करें, एग्रीकल्चर का बेड़ा करके, एंटी करप्शन का गलत है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वाकई एक मिनिस्टर 0 परफॉर्मेंस, एक मिनिस्टर एक सेक्रेटरी सीधा चाहिए सर, ज़्यादा नहीं मेहनत करें आप। लेकिन उसको हटाएंगे कैसे? वो तो कोटे पर है सर, कोटे पर है और चीज़ें हैं। दोस्ती कोटे पर है, कोई किसी कोटे पर सर है, आपको एक सेक्रेटरी एक अच्छे डिपार्टमेंट के लिए मिल जाएगा, अच्छा सीधा कर देगा सब 2-3 महीने में। लोग हैं बैठे हुए, करें हिम्मत करें। मसला है फिर वज़ीर साहब बोलेंगे जी मुझे क्या मिलेगा इससे। हाँ ऐसे ही है। अच्छा मोहसिन साहब, आपने जिक्र किया तरक्की का, 18 साल परफॉर्मेंस का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये कराची में ज़्यादा शोर क्यों होता है? कराची को किस नज़र से देखते हैं कि वाकई यहाँ पे गवर्नमेंट की निगलिजेंसी है या पॉलिटिकली मामलात हैं, क्या हैं? क्योंकि यही शोर शराबा, यही मामलात हम बाकी सूबों में नहीं देखते। शायद वहाँ पे वो जमातें यहाँ नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरा पंजाब में नहीं है, लेकिन वहाँ पर ना तो लाहौर में कभी हमने धरना देखा, ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देखा, ना कुछ देखा। यहाँ पर छोटे मोटे मसले भी एक अगर आलाइश किसी रोड पे पड़ी होगी तो उस पर भी बड़ा शोर शराबा होता है। ये क्या, किस तरह के रवैये हैं या किस तरह कोताही है पीपल्स पार्टी की या कुछ और है, यहाँ डिलीवर नहीं कर सकी? समराइज़ क्या करेंगे? सर देखिए, सच बात करनी चाहिए और सच बात यह है कि कराची में मसाइल हैं। पहले उस बात का याद करना पड़ेगा और इसका देखना पड़ेगा। कराची का कितना % KMC के पास है? 36 या 37। तो भाई मुझे अगर 36% दिया है तो मेरे हिसाब भी 36% का लेना। मुझसे 100% का हिसाब क्यों ले रहे हैं भाई? 36 का हिसाब लें और बिल्कुल लें, और जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से लें। रोड पे धरना दें, खड़े हो जाएं, मुजाहरा करें, MQM हो, जमात इस्लामी हो, हक है उनका जमहूरी मुजाहरा करना, कराची के इशूज़ पर सियासत करना उनका हक है। लेकिन 36% का
शायरा भुट्टो 1.5 साल नहीं बनी थी। मैं टैक्सी वाले के पास जा रहा था, साथ जा रहा था। मैंने उसको यार शायरा भुट्टो बन गई, कितनी अच्छी बात है। जी हाँ, ये तो किसी और ने बनाई है। तो मैंने कैसे किसी और ने बनाई है? हाँ, वो नहीं सर, जमात इस्लामी वाले कह रहे थे कि इनके थोड़ी बनाई है इन्होंने। मैंने कहा अच्छा चलें भाई, जिसका जो क्रेडिट है ख़राब है उसको दो, जो अच्छा है उसको अच्छा क्रेडिट दो, जिसका जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, कोई बात नहीं। शायरा भुट्टो एक बेहतरीन मंसूबा है, इस पर सिर्फ डिफेंस के लेफ्टिनेंट वाले नहीं चढ़ते। मैं खुद रोज़ाना सफ़र करता हूँ। लियारी मैं वाले DSA वाला नहीं हूँ, ना क्लिफ्टन वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल लियारी वाले के लिए लियारी हाईवे बना हुआ है, लियारी एक्सप्रेस वे है। आप कहें जी उनको आपने दे दिया, अच्छी बात है, हमें भी दें। लियारी एक्सप्रेस वे बन गया है। आप उसके आगे वालों को कहेंगे जी हमें नादरन बाईपास दें, उनको आप दे दें। सबको मिलना चाहिए, सबको सहूलत होनी चाहिए। कराची देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं। 36% के लिए आप फेडरल गवर्नमेंट ने क्या दिया है आपको? क्या कराची में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है? अभी पिछले साल का बात बताऊं आपको, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों के लिए एक 4 अरब रुपए की पानी की स्कीम मंजूर की है सिंध गवर्नमेंट ने। उन्का क्या वास्ता भाई, उनके ना उनसे वो टैक्स लेते हैं, नहीं देते टैक्स, तो वो टैक्स कोई और कहीं जाता है। देते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो जिम्मेदार है ना उसके। उन्होंने अच्छा उसको बनाया हुआ है, इनसे अच्छी मैनेजमेंट वो करते हैं, ये भी बात ठीक है। डिफेंस क्लिफ्टन में सफाई सुथराई और सिस्टम अच्छा है, कोई झूठ तो नहीं है इसमें, वो अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पानी भी दें, तो पानी भी दें उधर, सिंध गवर्नमेंट ने दिए तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। चले ये भी हमारे शहर के लोग हैं ना, उस सिंध के ही लोग रहते हैं वहाँ पर, चले अच्छी बात है। यहाँ पर भी स्कीमें हैं, ये K1 K2 K3 K4 किसकी स्कीमें थी? सिंध गवर्नमेंट की तो स्कीमें नहीं थी ये तो फेडरल गवर्नमेंट की स्कीमें थी। क्यों नहीं टाइम पे पूरी की? क्यों नेस्पाक और वापडा ने इसका इतना मसला किया? टैंकर माफिया कैसे ऑपरेट करता है? सिंध गवर्नमेंट के वजीर चलाते कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट पूरा टैंकर माफिया की सरपरस्त है, क्या है? जाए ज़रा पीछे हमीद साहब इसके। टैंकर माफिया कैसे ऑपरेट करता है, डाउन में बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लग चुकी है। क्या है सब आपको बताएंगे, वो पढ़े, वो उसमें वो डॉन लिख सकता है, हम तो बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके पीछे हिडन हैंड्स हैं, मतलब सारे देखें, एक सारे पकड़े, हम तो कहते हैं, हम कहते हैं कि पकड़े उनको, जो टैंकर माफिया को पकड़े, हाइड्रेंट माफिया को जो पकड़े। नल का पानी जो है वो टैंकर में डाल देते हैं, उनको कोई रोकते हैं? नल का पानी उठाते हैं ना उधर से टैंकर माफिया को सप्लाई बंद हो जाए पानी की इन्हीं लाइनों में से, मामले ख़त्म हो जाएगा, मामले ही ख़त्म हो जाए, टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे हज़ारों लोग हैं। टैंकर माफिया, कितने टैंकर चलते होंगे शहर में? एक बड़ा सिस्टम है। ये सिस्टम ऐसे बंदियों का। दूसरी बात ये, इसका फ्लिप साइड, अगेन मैं कहता हूँ, इसका दूसरा तस्वीर का रुख ये है, ये टैंकर माफिया ना हो तो कराची में पानी का क्राइसिस 80% हो जाए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कराची में। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नया पानी का सप्लाई का करने जा रहे हैं तो वो 3 साल 2 साल की बात नहीं होगा, उसमें 10 साल लगेंगे कम से कम। तो ये जो पिछले 25 साल से लोग बैठे हुए थे, कमाल मुस्तफ़ा साहब भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, कर रहे थे, नेमतुल्लाह खान साहब क्या क्या कर रहे थे। आपने ब्रिजेस, पुलें और अंडरपास तो उस वक्त बना दिए, आपने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? बनाते ना आप अपना जो है वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम बनाते उस वक्त आप। तो क्या वफाक के हवाले करते हैं कराची? क्यों करते हैं वफाक के हवाले? वफाक के हवाले करने का जो आपने वफाक को बड़े अच्छे तरीके से चला लिया है। अब आपकी हालत ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप सूबों से मांगे तांगे पर चल रहे हैं वफाक, और आप कह रहे हैं कराची में चलाएंगे। क्यों चलाएंगे भाई आप? नहीं, आप होते कौन है कराची चलाने वाले? ये जो लोग उठ के आ जाते हैं टीवी एंकर रात को ब्रीफिंग लेके और सुबह को आके 3-4 दिन प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, कराची फाके हल्ला, 18वीं तरवी मारी, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सुबह को ये भी होने जा रहा है, ये भी होने जा रहा है। भाई कुछ भी नहीं होने जा रहा, आराम से बैठे, आपको ब्रीफिंग मिली हुई है, हमें पता है कौन कौन से एंकर को ब्रीफिंगें मिलती हैं। भाई आप अपना काम करें ना। खाली ब्रीफिंग नहीं मिलती मोहसिन साहब, कुछ और भी मिलता है। नहीं, वो तो फिर जिसने जो लेना है आपको पता है क्या मिलता है। ऐसे नहीं 50-50 लाख रुपए तनख्वाहों पर गाड़ियाँ उनकी अयाशियाँ, ओहो, ब्रीफिंगें मिलती हैं, अयाशियाँ मिलती हैं। आपको किसने कहा भाई कि आप ये कैंपेन चलाएं सारी 28वीं तरमीम की? किसके कहने में चलाई आपने सूबों की ये चलाई कैंपेन? नहीं, मुझे बताएं कि एक अखबार के मालिक का, टीवी मालिक का क्या काम है कि वो लाहौर से उठता है और कराची में आके सेमिनार करता है और वो कहता है कि जी सूबे बनाओ। भाई तुम कौन हो भाई? हो कौन आप? ये क्या मामला है? तो मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने यार उधर से आपको। अच्छा, उसको जब उसी सेमिनार में जब हमारे सहाफ़ी ने कहा कि भाई इसको पंजाब को भी तो आप सराय की सुबह में बनाए ना, नहीं वो नहीं बनाएंगे, उसके तो अलग ही मसाइल हैं। अच्छा भाई, आप लाहौर से उठते हैं, यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि जी नहीं उसको नहीं बनाएंगे हम। अच्छा, वो भी साल में 1-2 मरतबा आता है और फिर खामोश। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं
जिनको वहाँ पर टीसें उड़ती हैं और वो बकौल शैलागुल साहिबा मरोड़ उठते हैं पेट में, और यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि सुबह भाई आप हैं कौन, क्या स्टेक है आपका कराची में, पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक है होंगे। ये कराची सिंध के 6 करोड़ लोगों का शहर है भाई, कराची के रहने वालों का उतना ही हक है, उर्दू बोलने वालों का उतना ही हक है जितना सिंध के बोलने वालों का, जितना हमारे पश्तून भाइयों का इस शहर पे हक है, सबका हक है। पूछें हुकूमतों से, बिल्कुल सवाल उठाएं, आड़े हाथों ले, जैसे उर्दू में हम कहते हैं, हाँ, आड़े हाथों ले हुकूमत को, पीपल्स पार्टी हुकूमत को, मुराद अली शाह साहब। लेकिन अपना करने के बाद ये मेरा शहर है, बिल्कुल कहें मेरा शहर है, ये आप नहीं कह सकते ये मेरा शहर है तुम्हारा नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। और यहाँ पर ये हो रहा है, कराची जी हमारा शहर है, दिल्ली यूपी से लेके आए थे कराची आप, ये सबका शहर है भाई, आपके बच्चे, आपकी चौथी नस्ल यहाँ पर आ रही है, सब कराची के, आप मालिक हैं इस शहर के। लेकिन ये नहीं होगा आप उस शहर में रह रहे हो, उस गांव में रह रहे, कराची को अगर मैं कहूँ उसमें सिंधी में रह रहा है भाई, उसका भी शहर है, उसको भी गले लगाओ यार, साथ मिलके अपने सड़क, शहर को बनाते हैं, कराची को ओन करो। इस सड़क पे तुम्हारे बच्चे भी चलते हैं, मेरे बच्चे भी चलते हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलके हुक्मरानों से पूछें कि भाई मेरी सड़क क्यों नहीं बना रहे हो, या मुझे वाटर सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन ये कहना कि जी मेरा शहर है तुम्हारा शहर नहीं, तुम निकल जाओ, तुम्हें एडमिशन भी नहीं दूंगा यूनिवर्सिटी में, तुम्हें यहाँ नौकरी भी लेने नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। कराची और फिर चले वो तो मैं और सिंध का सिंधी बोलने वाला और कराची में उर्दू बोलने वाला, हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे, हम आपस में बैठ जाएं तो मसला हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो तीसरा फरीक एक लाहौर से निकलता है, एक रावलपिंडी से निकलता है, एक इस्लामाबाद से निकलता है, यहाँ आके बोलता है सूबा बनाओ। तुम भाई कौन हो, तुम्हारा क्या स्टेक है कराची में, तुम्हारा क्या स्टेक, और तुम्हारा स्टेक होना भी कुछ सिवाय है। तुम्हारे कोई एक आध स्कूल होंगे या कोई ब्यूरो ऑफिस होगा तुम्हारे चैनल का, बस। ठीक है सर, इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे लोग हैं, हमेशा आते हैं। इस मुल्क को आगे चलाने के लिए पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान और केपी के अंदर उन लोगों की जो हक़ हुक्मरानी वो माननी पड़ेगी। आपने पीटीआई को वोट दिया, बिल्कुल जी बेहतरीन, आपने जेन्युइनली आपने नून लीग को वोट दिया है, आपका हक है कि आप नून लीग को हुकूमत बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, छोड़े लोगों को हुकूमत बनाने दें। एक बात और मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इस मुल्क में थोड़े मुगालते हैं। मुगालते क्या है भाई, हमारी आर्मी, मुझे बताएं, इस सिंध के लोग सियासी तौर पर, ये आपके तवज्जुह से मैं सारी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ, सिंध के लोग पर पॉलिटिकली सियासी शऊर रखने वाले और महज़ब इन सेंस कि जमहूरी रवैया रखने वाले लोग हैं। बबरलू हो या कोई और भी तहरीक हो, जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, कहते नहीं होने देंगे, ठीक हो गया। कोई पत्थर नहीं मारते, नहीं मारते, कोई आपको, हालांकि अरबों रुपए का सामान रोडों पे पड़ा हुआ था, ये अभी जो धरना हुआ, सर धरने हुए। बात सारी ये है, हमारी डिफेंस ने, हमारी आर्मी ने, हमारी पाक फ़ौज ने इंडिया के साथ जिस तरीके से जंग की और इंडिया को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया और उनको वापस किया, मुझे बताएं, सिंध में बबरलू तहरीक में जी सिंध कहने वाला भी पाक फ़ौज के साथ खड़ा हुआ था हमी साहब। आपके घर में, आपके बॉर्डर में, मेरे जोही में जो बच्चे हैं, जो वो भी इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि पाक फौज ने एक ज़बरदस्त जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए आपको हुब्बुल वतनी तो सबके अंदर मौजूद है। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी ने इंडिया जिंदाबाद नारा नहीं लगाया, बिल्कुल, सबने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बिल्कुल, आज भी कहते हैं, आज भी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये वही बबरलू वाले धरने वाले लोग थे, ये वही एमआरडी तहरीक वाले लोग थे, ये वही लोग थे। लेकिन जब मेरे सूबे की, मेरे वतन की बात आएगी तो यही बच्चे खड़े होकर जीएसएन का नारा लगाएंगे और बोलेंगे कि जी मेरा राइट मुझे दो। अब पाकिस्तान में डिफेंस को 500 अरब रुपए की ज़रूरत थी, किसी ने इतराज़ नहीं किया, सब कहते हैं बिल्कुल देने, हाँ, दे दो, बिल्कुल चाहिए उनके। कहीं कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, वहाँ के दहशतगर्दों से पाक फौज जिस तरीके से लड़ी है, जिस तरीके से इंडिया के साथ लड़ी है, किसी को इतराज़ नहीं है 500 रुपये, किसी 1 रुपये पर भी एतराज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी तक। लेकिन जब बात आएगी कैनाल बनाने की, जब बात आएगी हमारे वतन की ज़मीनों की किसी और तरीके से लेने की, किसी और तरीके से पानी चोरी करने की, हमारे रिसोर्सेज उठाने की, तो भाई जीएसएन कह के आएंगे, पीछे लोग आएंगे, खड़े होंगे, बिल्कुल। ये उसूल की बात है, ना किसी को पत्थर मारेंगे, किसी को डंडा मारेंगे, ना किसी को गाली देंगे। वो पाकिस्तान न खप्पे का नारा भी तो लोगों ने लगाया था ना, लेकिन वो जरदारी साहब ने उसको सबको रोका था। फेल हो गया ना, क्या वो चल सका नारा? नहीं चल सका ना। एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान है। बलूचिस्तान में एक्सप्लॉइट हुआ नारा, ये आज़ाद कश्मीर में नारा एक्सप्लॉइट हुआ, केपी में नारा एक्सप्लॉइट हुआ, सिंध के लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं होने दिया। हाँ, नहीं दिया। अच्छा मोहसिन साहब, पानी की इस वक्त सख्त कमी है ना, सिंध की ज़रई ज़मीनें सूखी हुई हैं, इरसा अपने तौर पे वही गलत बयानी, गलत फिगर्स,
इवन एक दो दिन पहले तो वफाकी वज़ीर ममलिकती वज़ीर ने तो कौमी असम्बली में भी गलत किस्म का स्टेटमेंट दे दिया कि बाबा पंजाब तो ज़्यादा नुकसान उठा रहा है और सिंध जो है उसको तो हम हद से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तो ये इसका पस मंज़र क्या है और इस कमी को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है? सर पानी तो हमीद साहब जितना है उतना सब में बांटा जाए, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, जो इरसा का एक्ट कहता है, जो इरसा का डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कहता है, हाँ, उस हिसाब से क्यों नहीं दे रहे आप पानी? जब आपके पास पानी आ रहा है, देखें थोड़ा मामला ये है, सिंध में सोइंग सबसे पहले होती है। हाँ, सिंध में जो फसल उगाया जाता है, बीज बोया जाता है, वो सबसे पहले बदीन से शुरू होता है, फिर सोआन एंड सो फोर्थ आगे तक जाता है। उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से आपको बदीन को सबसे पहले पानी देना है। ये एक सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई कॉमन सेंस की बात है। हाँ, लेकिन नहीं देते। इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन नहीं देते। करते क्या है, ये सबसे पहले मंगला डैम भरते हैं। मंगला डैम तो हम तो समझते हैं कि हमारा दावा है और हमारी ख्वाहिश है कि मंगला डैम हम सब का डैम है, हम सब का, तरबेला मंगला हम सब के हैं। पंजाब का भी उतना ही है, केपी का भी उतना ही है, सिंध का भी उतना ही है। होता क्या है, मंगला डैम भरना शुरू कर देते हैं और नीचे पानी बदीन वाले को नहीं देते, नवाब शाह वाले को नहीं देते, नीचे हैदराबाद वाले को नहीं देते। वो कहते हैं जी पहले हम अपना मंगला डैम भरेंगे, क्योंकि मंगला डैम भरेंगे तो हमारे पंजाब की ज़मीनों में पानी जाएगा। जब फसल उगाएंगे उनका टाइम 1 महीने 2 महीने बाद आता है, लेकिन वो मंगला डैम को स्टोर करते रहते हैं, इसलिए पानी की यहाँ कमी होती है। जितना पानी आता है वो वहाँ पर स्टोर होता जाता है। तो तरबेला में जितना बचता है कहते ये ले लें आप, उसमें से भी लेते रहते हैं और उसमें से भी सीजे लिंक कैनाल और दूसरे लिंक कैनाल ये निकालते रहते हैं। भाई आप इनको पानी दें ना पूरा। आपसे सिंध ये थोड़ी कह रहा है कि आप अपने हिस्से में से काट कर दें, आप हमें अपने हिस्से से दें, लेकिन थोड़ा सा अर्ली दे दें, थोड़ा पहले दे दें, ताकि हमने अपनी फसलें उगा सकें। और उसके बाद जब पानी ज़्यादा होगा आप ज़रूर लें। आपको किसने मना किया? आपको पानी का इनकार पंजाब को किसने किया? ये पंजाब का जो माइंड सेट है ना, बेसिकली जो इरिगेशन इंजीनियर है, जो कि इरसा में बैठा हुआ है, जो कि पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, ज़ाहिर है वो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनकी ताकत, बैकअप है उनका, बैकअप भी है, पिंडी में भी है, चकवाल में भी है, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं बड़े इदारों में। और हमारा तो मुश्किल से कोई अफसर मिलता है हमारे किसी खानदान में, दूर के खानदान में, वो भी बेचारा लो लेवल का, उसको भी हम जाके सलूट करते हैं। सर आपके भाई ताकत है पीछे आपके, आप हमारा पानी ले जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम कैनाल भी बनाएंगे, फिर वो ज़मीनें भी आपके लेके जाएंगे, आपके वहाँ से भी पानी ले जाएंगे। भाई क्या हो रहा है? यहाँ का किसान आपके मुल्क का किसान नहीं है, यहाँ का आबादगार आपके मुल्क का आबादगार नहीं है। पहले उनको पानी दें, जो उसके बाद पानी बचता है आप लेना। आप किसने कहा है? आप सिंध पानी आज तक तारीख में सिंध ने कभी भी ज़्यादा पानी अपने हिस्से का नहीं लिया, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन पर हैं। हाँ, आप मंगला डैम की मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं, सारा मसला हल हो जाएगा। टेलीमेट्री सिस्टम इन्होंने खुद बेच दिया, खुद नहीं लगाने दे रहे अमित साहब। पिछले 2 साल टेलीमेट्री की चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी पकड़ी। अच्छा, पिछले 2 साल से स्कीम अप्रूव हुई पड़ी है, नहीं करते, शुरू करें ना शुरू। उसमें मसला क्या है? 15 दिन में लग जाएगी टेलीमेट्री सिस्टम, 15 दिन में। इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, आपने सिर्फ उसको फिक्स करके उसका गेज पानी में डाल देना, पानी में डाल, बाकी सारा कंप्यूटर उसको नोट करेगा, डेटा वेबसाइट पे देखेंगे आप कितना पानी कहाँ जा रहा है। लेकिन नहीं करने दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि चोरी साबित हो जाएगी, पकड़ी जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें क्या साइंस है? कौन सी सियासत कर रहे हैं हम बड़े बड़ी सियासत में चले जाते हैं, फिर हमारे उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे मामला हैं। सीधी सी बातें करते हैं, इसमें मसला क्या है? सिंध चोरी कर रहा होगा, ज़्यादा ले रहा होगा, पकड़ा जाएगा। पंजाब चोरी कर रहा होगा, ज़्यादा ले रहा होगा, पकड़ा जाएगा। मोहसिन साहब, आपका सियासत में आइडियल कौन है? किसको आपने बेहतर पाया ज़िंदगी में कि यार ये बंदा, अगर हो सकता है दुनिया में अब ना भी हो, इस हवाले से थोड़ा सा कुछ बताना पसंद है? ज़ाहिर है हमने पाकिस्तान में सियासतदानों ने देखा है, उसके साथ ही सहाफ़त की है, वही रिपोर्टिंग की है। मुझे ज़ाती तौर पर बेनज़ीर साहिबा के साथ जैसा हमारा ताल्लुक़ रहा, हमने उनके साथ रिपोर्टिंग की, वो बड़ी नफीस खातून थी, वो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी। बेनज़ीर साहिबा का तरीक़ेकार, लोगों से डील करने का, एक मिलने का, बातों को समझने का, एक मदरली फिगर थी। एक मदरली फिगर थी। हमारे साथ भी इस तरीके से, किसी के साथ भी वो ऐसे डील। जब बेनज़ीर साहिबा वापस आई थी तो एक तब्दील शुदा बेनज़ीर साहिबा थी, बड़ी मैच्योर और बड़ी, हाँ, पहले भी थी, लेकिन जब वो यहाँ वापस आई तो एक बड़ी ही उनके जो विज़न था वो शानदार था। किताब जब उन्होंने लिखा था वो भी इसी तनाजुर में लिखा था कि रिकन्सिलिएशन, दोबारा आएँ, दोबारा स्टेक होल्डर के साथ बैठें, पाकिस्तान को बनाने के लिए दोबारा बैठें, लेकिन उसको नहीं चलने दिया उन्होंने। बाकी अगर आप सियासत में देखें, अच्छा बुरा होना, उनका किरदार, वो क्या करते हैं, वो करस्पॉन्ड करते हैं, नहीं करते हैं, क्लियर है, नहीं क्लियर हैं, ये इदारों का काम है। ये इदारों का काम है। वो जाएँ उसमें देखें आसिफ जरदारी,
अच्छा। जिस तरीके से सियासत के दाव पे चला रहा था, जिस तरीके से वो दूर नज़र के साथ काम करता है, उसका मुकाबला कोई नहीं। सब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तो आपको विजनरी है पक्का पक्का। देखिए, उसको पता है उसको क्या करना है, उसको पता है मैंने 6 महीने बाद क्या करना है, 6 महीने पहले वो काम करना शुरू किया उसके ऊपर। दूसरा, आप सिंध में देखें तो सिंध में ज़ाती हैसियत, मैं उनके नज़रिए से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। ज़ाती हैसियत में बशीर कुरैशी जो था बहुत ही शानदार इंसान था। अच्छा। ज़ाती हैसियत सही 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 सही। बशीर कुरैशी जिस तरीके से काम करता था, जिस तरीके से उसका ताल्लुक था लोगों के साथ, बड़ा हम्बल आदमी था बशीर कुरैशी। आप उससे भी मुतासिर थे? जी जी, बिल्कुल। उसके रवैये से। अच्छा। उसका नज़रिया अपनी जगह पर है, उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ, उसका अपना तरीक़ेकार था, उसका नज़रियाती, लेकिन एक ज़ाती हैसियत में वो बड़ा शानदार आदमी था। साईं जेम्स सैयद का जो विज़न था, जो इल्म था उसके पास, आप सिर्फ पाकिस्तान बनाने की स्पीच पढ़ लें जो उसने 1943 में मार्च में सिंध से, वो स्पीच ही पढ़ लें, आपको लगेगा क्या यार केस पाकिस्तान का बिल्ड किया है उस वक्त के। ये लोग तो अभी पता नहीं, पढ़ते नहीं हैं, उसका केस पढ़ लें। रसूल बख्श पलेजो साहब के बहुत सारी सियासी गलतियां हैं, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी सब चीज़ें। उस जैसा मुदब्बिर और मुफक्किर आदमी और जिस तरीके से आर्गूमेंट बिल्ड करता था, वो शानदार आदमी था। सही। ये चंद लोग हैं जिन्होंने मुझे मुतासर किया है, उनके काम ने, उनके वर्किंग ने, उनके रवैयों ने, उनके इंसानी रवैयों ने। ये लोग बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। पंजाब के भी कुछ लोग हैं बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। मैं कहता हूँ कि आप नवाज़ शरीफ साहब से मिले, नवाज़ शरीफ साहब बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े हम्बल आदमी हैं। सियासी वाबस्तगियाँ, सियासी काम, वो मुझे उनके साथ मिल के खुशी होती थी। नवाज़ शरीफ साहब ठंडे आदमी, बातचीत करें, बड़े अच्छे तरीके से मिलना। उनमें मुझे मुतकब्बराना वो चीज़ें नज़र नहीं आई। बाज़ों का होंगी ज़रूर, उनके ख़ानदान में हैं कुछ लोगों के जो अभी भी मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं, बड़ा तकब्बुर है उनमें, लेकिन ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब ठंडे आदमी हैं, मिलने मिलाने में, इसमें उसमें। चौधरी शुजात साहब ज़बरदस्त। अच्छा। मैं कहता हूँ जिस तरीके से चौधरी शुजात साहब लोगों ने उनको मिलते देखा है, करीब से भी हमने देखा है, बड़े अच्छे, इतनी मेज़बानी, इतने अच्छे तरीके से मिलना और अच्छे तरीके से डील करना। ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के, इसमें से बहुत सारे लोग चले गए हैं और बाकी चले भी जाएंगे। अब मुझे अब की लॉर्ड्स में वो लोग नज़र ही नहीं आते, कैसे चलेंगे। जमहूरी रवैयों में नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब जिस तरीके से डील करते थे, बात करना। पाकिस्तान में एक अच्छी बात यह है कि एक तो अब जमहूरी रवैया बर्दाश्त करना ही मसला हो गया। हाँ, मसला हो गया। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी प्रोग्राम्स में, बात करें भाई, बात सुने, करें, सुनते नहीं है, सुनना नहीं है। एकदम से वो जारहाना अंदाज, हाँ, जाहिलाना तरीका। मुझसे इख्तलाफ रखते हैं आप, मुझे पसंद नहीं करते, जरदारी साहब को पसंद नहीं करते, बिलावल साहब को पसंद नहीं करते, मैं शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करता, मैं इमरान खान को पसंद नहीं करता, लेकिन बात मेरी सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सियासी और जमहूरी लोग हैं। सही। अच्छा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप भी बहुत इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद मैं एक दफ़ा, बड़ी खबरें होती हैं आपके पास। मैं एक दफ़ा इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने गया। अब ये पता नहीं बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर देते हैं। ज़ाती रवैयों में इमरान खान साहब के बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। ये पीटीआई वाले लोग भी जानते हैं, ये उनको पता है। और थोड़ा डिक्टेटराना अंदाज, चलो वो एक होता है, इंसान के रवैये में होता है, लेकिन इनके पास कुछ। एक दफ़ा मुझे इंटरव्यू के, मैं उनके लिए गया, अपने टीवी के लिए मैं इंटरव्यू किया उनसे अपना, तो मुझे उस कमरे में लगा जहाँ खान साहब बैठे हुए थे, बैठा दिया उन्होंने। तो वो उस वक्त मोटरोला फ़ोन होता था, उस वक्त वो चलता था, मैसेज उस पर करते थे वो मोटरोला। मैसेज कर, मैं उनके साथ जाके बैठ गया और वो कुछ खा भी रहे थे उसके साथ ना, तो बैठ गया। तो मुझे चाहिए जी, किसी ने कहा, जो दोस्त ले गए थे, जी मोहसिन साहब आए इंटरव्यू करेंगे। बोला हाँ मैडम ठीक है, लग गया। ये भी नहीं कोई सलाम दुआ कर लें, कोई ये एक इंसानी रवैये की बात है। इसमें सियासतदान का होना, पढ़े लिखे का होना ना होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं होता। हाँ जो ठीक है, फिर वो खाने में लग गए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे खाना चाहिए था, लेकिन आप खाना खा रहे हो, कोई आ जाता है तो ये अखलाकी फर्जे के पूछें कि भाई आप खाएंगे, वो नहीं खाएंगे ऐसे। कुछ लोग होते नहीं खा, यार पूछना तो फ़र्ज़ बनता है ना, लेकिन वो पूछा भी नहीं उन्होंने। अच्छा, ये मेरा मसला नहीं, अभी इनके तमाम रहनुमाओं से पूछ। वो तो एक तस्वीर भी वायरल थी कि एक का चाय का कप पड़ा हुआ था, कोई सामने मुलाकात करने आया हुआ था, बड़ा असद उमर थे या कोई महमूद शामूद कुरैशी थे। ये आप पीटीआई से पूछ लें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं पूछते थे, खाना भी खा रहे हैं, नहीं पूछते। मुस्तकबिल नज़र आ रहा है
मैं आपको बताऊं बड़ी कि फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, बड़े ट्रोल्स। मैंने 15 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था। 15 साल पहले मैंने अर्ज किया, जब इंटरव्यू के लिए मैं गया था, तो जब इंटरव्यू करके हमारे बाहर निकला तो ये तरीन साहब अपना हमारे जहांगीर तरीन और शावंत कुरैशी साहब खड़े हुए थे। तो मुझे सराइकी, क्योंकि दोनों सराइकी बोलते हैं तो मैं भी सराइकी उनके साथ बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब कैसा रहा इंटरव्यू? तो मैंने 15 साल पहले उनका, मैंने कहा ये कंपनी नहीं चलेगी। वही उस वक्त आपने कहा था, जिस लीडर के पास इंसानी रवैयों की अहमियत ना हो और जमहूरी रवैया ही ना हो, वो बैसाखियों पे तो चल जाएगा, जैसा कि दिखाया, जैसा कि देखा हमने, उसको बैसाखियों पे चलाया गया, वरना एक सीट भी हासिल करने के नहीं थे। लोग इमरान खान के पीछे नहीं गए थे, लोग तब्दीली के पीछे गए थे। लोग असल में मुझे तो ये लगता है कि थोड़ी सेलिब्रिटी भी वो ज़्यादा है बनस्पत पॉलिटिशियन के। हमारे हम लोग शख्सियत परस्ती में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना पाकिस्तान में, हाँ, हमारे साउथ एशिया में, हाँ, हम शख्सियत परस्ती में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सही बात है, इदारों पे बिलीव नहीं करते, शख्सियत पे ज़्यादा करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ज़बरदस्त बने, काम अच्छा था, पीटीआई का काम ज़बरदस्त था, तब्दीली का नारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और हम भी ल्योर होते थे उस यार ये तब्दीली का नारा बड़ा था, और सारी आवाम पीछे, नौजवान पीछे। लेकिन हमने आगे चल के देखा कि वो तब्दीली का नारा नहीं था, वो ज़ात के लिए था, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मुझे ये कर दो, मैं वो कर दूँ। जो ये मैं है ना सर, ये जमहूरियत में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादा अर्सा चलती नहीं है, और वो भी आप बैसाखियों भी चले। आप मुझे बताएं आपकी स्ट्रगल थी क्या थी स्ट्रगल? थी स्ट्रगल एक अंपायर की उंगली वाली स्ट्रगल थी ना। 5 लोग आपके घर से शहीद हुए हों तब पता चले आपको। आप लोगों ने उम्र कैदे और फांसी की सज़ाएं और कैद फैमिली के लोगों ने, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब ने, मरीम नवाज़ ने कैदें गुजारी हों, भुट्टो ख़ानदान आप क्या हो, हमारे पॉलिटिकल वर्कर देखें, कईयों को फांसियाँ लग गई, कईयों सब बड़ी पार्टियों के। स्ट्रगल इसको कहते हैं। आपको स्ट्रगल करने से चांदी के चमचे से आप पैदा हुए और चांदी के चमचे से आप कहे, आपको फिर बैसाखियों पे चलाया गया, आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। बहुत बड़ी पार्टी। जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप, जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल मैटर करती है एंड ऑफ द डे। फिर जब जैसे ही जनरल फैज़ हमीद साहब निकले और वो फारिग हुए, धड़म तख्ता हो गया सारा। वैसे जब सिंध में कोई कॉम्प्रेस जमातों का मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए कॉम्प्रेस जमातें एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अच्छा काम कर रही हैं, बस इससे आगे इनका कोई, इससे आगे इलेक्शन लड़ना इनकी बस की बात नहीं है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? सिंध में अमन अमान की सूरत हाल, अभी तो डाकू भी बड़े सरेंडर कराए गए, अब तो काफी लोगों को बेहतर हो गई। फैसिलिटेट किया गया, पता नहीं क्या किया गया। ये देखें, ये भी रिकन्सिलिएशन हुई है ना, ये सारी वडेरों के साथ, बोतारों के साथ रिकन्सिलिएशन हुई है। उनके लोगों को रिलीफ दिया गया, मेरी नज़र में भी तो शायद रिकन्सिलिएशन हुई है। इनको माफ़ कर दो, 50 खून वाले माफ़ कर दो भाई, आ जाओ ठीक है, चलो अब आइंदा नहीं करना। ये क्या है? ये रिकन्सिलिएशन हुई है ना। पीस चले, एक पीस के लिए मैं ज़ाती तौर पर पूछें कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अगर आप मुझे सस्टेनेबल पीस देते हैं इलाकों में जहाँ यार मजदूर भी मजदूरी नहीं कर सकता, अपने बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चियाँ स्कूल जाने से कासिर हैं, टीचर उनको पढ़ा नहीं सकता, उस कीमत पे अगर मुझे ये 50 खून वाले में माफ़ करने के लिए मुझे कहा जाए, मैं कर दूँगा। मैं कहूँगा ये हज़ारों बच्चों की तालीम, बच्चियों की ख़ास तौर पर तालीम के एवज़ मुझसे अगर कोई सौदेबाजी करता है तो मेरी तरफ से इजाज़त है। अदरवाइज़ ये रिकन्सिलेशन हुई है, ये रिकन्सिलेशन हुई, अच्छी बात है हो, लेकिन यकीनी बनाएं, इसका सबूत दें कि आइंदा नहीं होगा ऐसा दोबारा। अगर आइंदा नहीं होगा दोबारा फिर तो ठीक है, वरना यही लोग फिर दोबारा बदअमनी करें और ये सब चीज़ें करें, गैर कानूनी काम करें, लोगों अगवा करें, मारें, लोगों को कत्ल करें, तब तो सर कबूल नहीं, फिर तो डालें जेल में। इनके सरपंचों को डालें। 2 भोतार, 2 वडेरे, सिर्फ 2 ज़्यादा नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, हालांकि मेरा बड़ा ये सख्त रवैया है, सख्त स्टैंड है। 2 भोतारों को एक SHO घर पे भेज के कराची के बंगले से, कमरे से, गले से पकड़ के बाहर लेके आएँ, 2 सिपाही साथ हों और इसी तरीके से उठा के फेंकें मोबाइल के पीछे, और उसकी वीडियो बने और वीडियो सोशल मीडिया पे चले, तब जाके कुछ। अगले दिन से ये सारे के सारे ये तुमनदार और ये जो इधर घूमते रहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, 50-50 गार्ड लेके, और लोगों को हिसाते हैं सारा दिन, हैरेसमेंट करते हैं, रास्तों पे सड़कों पे बैठे होते हैं, कोई हाथ नहीं मिला सकता, कोई नीचे बैठा हुआ है, सब सीधे हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर सीधे हो जाएंगे। एक SHO को सिर्फ आप इजाज़त दें, एक SHO को, एक SI को। लेकिन वो कैसे, वो SHO उसी वडेरे का लगवाया हुआ होता है, वो कहाँ बेचारा देना पड़ेगा ना, कुछ कर सकेगा, वो तो जी हुजूरी में वक्त गुजार लेता है। उसी तुमनदार के पास 10,000 वोट है ना,
उसी तुमंदार के पास 10,000 वोट है, मसला ये नहीं है, मसला है कि 10,000 वोट मेरा चला जाएगा। अच्छा, अभी आपने देखा होगा पिंकी, इससे पहले अरमगान, मनशियात फरोशी के हमने बड़े बड़े नाम सुने, और पहले तो बड़ा वो कि यार ये क्या हो गया, हाँ ऐसे भी होता है। फिर वो धीमी पड़ जाती हैं कहानियाँ, फिर वही कार्रवाइयाँ ख़त्म, फिर वही सप्लाई चेन नए नाम से, नए तरीके से, वही नौजवान नस्ल की तबाही। जब किसी बड़े घर में आग लगती है तो थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती है, वरना फिर तो ये खामोशी की खामोशी। सर मुझे हमेशा बड़ा अफसोस है उस नौजवान का, उस घर के नौजवान का भी जानते, मैं भी जानता और बेटी का भी, उस बेटी का भी, बेटी का भी कि उस गलत उस चक्रों में पड़ गए और जान दे दी और अपने घर को बर्बाद किया ना, मकसद अपने माँ बाप को जो दुख दिया उन लोगों ने। और मेरी उनके माँ बाप के साथ मकसद एक दिली रंज है कि यार आपका औलाद का गम सब साहिब औलाद को है, सबको, चाहे वो कितने हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखते हों, MNA MP हों, वज़ीर हों, लेकिन उनकी औलाद भी है। और उनको अगर अभी ये एहसास हुआ है कि ये भी करना चाहिए, वरना सबके बच्चे से बिगड़ जाएंगे, तो भी ठीक है, चलें जी, मेहरबानी कर दें, आप शुरू कर दें, चले शुरू तो करें। नुमाइशी कार्रवाइयाँ हैं मोहसिन साहब। मैं कह रहा हूँ कि वही तो बात है कि ईमानदारी से अगर आप इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके ख़त्म करते हैं, वरना आपके घर तो जल ही रहे हैं, जलना शुरू हो गए हैं। गरीब बेचारा तो पैसे घरों तक पहुँच गई है, फिर भी होश नहीं आ रहे, फिर भी नहीं होश आ रहे, तो उनकी मर्जी है। इनके घरों पर आग लगेगी, ये सिर्फ एक चीज़ है। मैं कभी भी ये दुआ नहीं करूंगा कि इन सब हुक्मरानों के घरों में आग लगे, पता चले करप्शन की आग भी इनके घरों में लगे, जानिबदारी की और अपना नवाजी की और नेपोटिज्म की आग भी इनके घरों में लगे, तो उनको पता चले कि कैसे गरीब आदमी बेचारा नौकरी की दरख्वास्त लेके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के आगे खड़ा होता है, और आप उधर आपका क्या हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने चल रहा है। अभी तो कल तो नया भी उन्होंने रख दिया है किसी को। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम तर सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? कुछ इसमें कुछ हकायक हैं? सर सीधी सी बात है, आप उसके मेंबर्स और चेयरमैन क्रेडिबल लोग लगा दें, नाम है नहीं क्या, अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं अवेलेबल? किसी रिजवान साहब को कल लगाया है, पता नहीं, मैं तो नहीं जानता उनका बायोडेटा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर रिजवान साहब साख वाले आदमी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ये है, तो करें सिस्टम ठीक। आजकल के सर अमित साहब डिजिटल दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में चोरी पकड़ना कोई मुश्किल काम है? हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ शनाख्ती कार्ड 15 मिनट मामला ख़त्म। लेकिन करने वाली नीयत हो ना। अच्छा मोहसिन साहब, अब जाते जाते ये भी बता दें, बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म होता हुआ देख रहे हैं, बनना तो इस पर कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से कोई वज़ीर आज़म बना तो आसिफा बनेगी, बिलावल फिर भी नहीं बनेगा, ये किसी का कहना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, इस मुल्क में कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। बिलावल कैसे बनेगा? पंजाब तो उनके पास है ही नहीं, पंजाब के वोट के बगैर कैसे बनेगा? गिलगित में वोट तो मिले नहीं नून लीग को, फिर भी कहते थे हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में थोड़े मार्जिन से हुकूमत बनाई। सिंध में एक सीट वाले को CM बनाया था, किसी ज़माने में बनाया था। बनाने को सब बना सकते हैं, बात बनाने को आए तो बना सकते हैं। बिलावल का थोड़ा सा ये है कि थोड़े से रवैये सख्त हैं बिलावल के। बिलावल स्टैंड लेते हैं, चीज़ों पर स्टैंड लेते हैं, हम देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों में नहीं ले सकते, वो भी हमें नज़र आ रहा है। बिलावल स्टैंड, जिन लोगों को वज़ीर आज़म बनाना होता है, जिन्होंने बनवाना होता है, उनको यस मैन चाहिए होता है। कोई भी हो, पीपल्स पार्टी को सिंध में CM हो तो यस मैन चाहिए, CM को अपने सेक्रेटरी यसमैन चाहिए, वज़ीर को अपने सेक्रेटरी यसमैन चाहिए, सबको यसमैन चाहिए होता है। ये मतलब ये रवैये हमारे यहाँ ही हैं। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम अच्छी उम्मीद रख के जो है इंशाल्लाह एक बार फिर आपके साथ बैठेंगे। और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं मेरे जहन में जो थी, लेकिन एक तो वक्त की कमी और ऊपर से आपकी मसरूफियात, तो इसलिए नाज़रीन मिलते हैं फिर किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।